सुरभि कल नहीं थी बुआ, रेडियो सक्रियता कल भी थोड़ा सा परिचय हुआ था, आज फिर से परिचय भी देख लेते हैं। चैप्टर क्या है वह भी देख लीजिए। रेडियो सक्रियता अंग्रेजी में क्या कहे? रेडियो एक्टिविटी। वैसा पदार्थ जिससे घातक अदृश्य किरणें निकलती है रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाता। और जिस पदार्थ से किरणें निकलती है वह पदार्थ कहलाया रेडियो सक्रिय पदार्थ, और किरणें के निकलने की घटना कहलाया रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रिय पदार्थ किसे कहेंगे? वैसे पदार्थ जिससे अदृश्य घातक किरणें निकलती है। घातक अदृश्य किरणें कहे चाहे अदृश्य घातक किरणें कहे निकलती है, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाएगा। हम सब यहाँ पर टॉपिक बनाए हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ। क्या है? रेडियो एक्टिविटी मटेरियल। रेडियो एक्टिव मटेरियल वैसे पदार्थ जिससे घातक अदृश्य किरणें, और वह अदृश्य किरणें कौन कौन से? उसका नाम क्या होगा? बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा निकलती है, उसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है। फिर से देखिए परिभाषा, वैसे पदार्थ जिससे घातक अदृश्य किरणें अल्फा बीटा और गामा निकलती है तो उस पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहा जाता है, और वह घटना रेडियो सक्रियता कहलाता। साधारण सी भाषा में बता दिए। किताबी भाषा में आते हैं तो रेडियो सक्रिय पदार्थ की एक और परिभाषा, वैसे पदार्थ जिसका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है। वैसे पदार्थ जिसका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है तथा जिसका नाभिक अस्थायी नहीं होता है। नाभिक अस्थायी होता है। नाभिक अस्थायी होता है। वह अस्थायी होने के लिए लगातार अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते रहता है। वैसे पदार्थ जिसका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है, जिसका नाभिक अस्थायी नहीं होता है, वह अस्थायी होने के लिए लगातार क्या करता रहता है? अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जित करते रहता है, तो वैसे पदार्थ रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाता है। आगे है रेडियो सक्रिय भी कहा जाता है, रेडियो धर्मी भी कहा जाता है। वैसे पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ या रेडियो धर्मी पदार्थ भी कहा जाता है। और रेडियो धर्मी पदार्थ कौन कौन से होता है उसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कौन कौन? रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम। रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम कौन कौन से रेडियो सक्रिय पदार्थ आता है? रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम और थोरियम रेडियो धर्मी पदार्थ है। आगे देखते हैं रेडियो धर्मी पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा किरणें। रेडियो धर्मी पदार्थ से कौन सी किरणें का उत्सर्जन होता है? अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन की घटना क्या कहलाया? कहलाता है। रेडियो धर्मी पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा किरणों के निकलने की घटना रेडियो सक्रियता कहलाता। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? किसने किया था? किसने किया था? हेनरी बेकुलर। कब किया था? 1846 में। रेडियो सक्रियता की खोज 1846 ईस्वी में हेनरी बेकुलर ने किया। किसने किया? हेनरी बेकुलर। कब किया था? 1846 ईस्वी में। और अपने नाम से ही इसका एक मात्रक भी बना दिया था। क्या चीज? बेकुलर। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या? बेकुलर। रेडियो सक्रियता का अन्य मात्रक भी है क्यूरी, और मात्रक है रदरफोर्ड। क्यूरी, रदरफोर्ड और बेकुलर। देखिए प्राकृतिक रेडियो धर्मी पदार्थ रेडियम तथा पोलोनियम, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज 1898 में मैडम क्यूरी तथा मैडम क्यूरी के पति कौन? पियरे क्यूरी ने किया। हाँ, दोनों पति पत्नी थे। मैडम क्यूरी पत्नी थी और पियरे क्यूरी मैडम क्यूरी पोलैंड के निवासी थी। पोलैंड के रसायन शास्त्री वैज्ञानिक थी, और ये पियरे क्यूरी फ्रांस के थे। दोनों ने मिलकर के 1898 ईस्वी में में दो प्राकृतिक रेडियो धर्मी पदार्थ की खोज की है। कौन कौन? रेडियम और पोलोनियम। रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने किसने किया? मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी। मैडम क्यूरी तथा मैडम क्यूरी कहाँ के थे? पोलैंड के। और पियरे क्यूरी फ्रांस के थे, और दोनों के बीच रिलेशन था। बहुत सुंदर। रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला।
मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1936 में। किस लिए? रेडियम की खोज किए थे इसलिए। आगे है, अभी हम यहाँ पर 4 को लिखे थे, रेडियम, पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम। तो चारों के बारे में बता देते हैं। रेडियम और पोलोनियम तो हो गया, अब क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम की खोज मार्टिन हेनरिक ने किया था। किसने किया था? मार्टिन हेनरिक ने। कब किया था? 1789 में। यूरेनियम की खोज 1789 में मार्टिन हेनरिक ने किया। मार्टिन हेनरिक ने किया 1789 में। मार्टिन हेनरिक ने किया कब? 1789 में। किसकी खोज? यूरेनियम की खोज 1789 में किया था। एक और है, कौन? थोरियम। थोरियम की खोज 1828 में बर्जिलियस ने किया था। थोरियम की खोज बर्जिलियस। थोरियम की खोज बर्जिलियस कब? 1828 में। यूरेनियम की खोज मार्टिन हेनरिक कब? 1789 में। कृत्रिम रेडियो सक्रियता। अच्छा, यह सब जो भी है अभी रेडियोधर्मी पदार्थ है, वह कैसी? प्राकृतिक। कुछ कृत्रिम भी है। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी की पुत्री इरेन क्यूरी, इसने किया था? इरेन क्यूरी। और इरेन क्यूरी के साथ उसके पति भी थे, जॉलिट। कौन थे? जॉलिट। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी की पुत्री इरेन क्यूरी और उसके पति जॉलिट ने मिलकर के किए थे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं क्या? रेडियो सक्रिय विकिरण। रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने वाला यंत्र कौन सा है? गाइगर मूलर काउंटर। यंत्र का नाम है गाइगर मूलर काउंटर, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है जीएम काउंटर। इससे रेडियो सक्रियता का मापन होता है, रेडियो सक्रिय विकिरण का मापन होता है, रेडियो धर्मी पदार्थ का मापन होता है। और इसका मात्रक बताए कौन कौन? क्यूरी, बेकुरल और रदरफोर्ड। अब मापने वाला यंत्र का नाम हो गया गाइगर मूलर काउंटर, जीएम काउंटर। आगे है रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरणों के उत्सर्जन के बाद होगा। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो बताए आपको, पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम, यह सब क्या है? रेडियो सक्रिय पदार्थ है। और यह कौन से किरणों का उत्सर्जन करता है? अल्फा, बीटा और गामा। बहुत अधिक मात्रा में किरणों का उत्सर्जन करता है। और किरणों के उत्सर्जन करने के बाद एक समय ऐसा होता है कि यह अस्थायी हो जाता है और वह अंततः क्या बन जाता है? शीशा बन जाता है। क्या बन जाता है? शीशा। रेडियोधर्मी पदार्थ सभी किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः क्या बन जाता है? शीशा में बदल जाता है। शीशा का परमाणु क्रमांक 82। शीशा का संकेत पीवी, लेड होता है ना, पीवी। और उसका क्रमांक क्या है? 82। अच्छा, रेडियो सक्रिय पदार्थ को पहचानने का एक और तरीका भी है। क्या? हम लोग जानते हैं कि कोई भी परमाणु हो, कोई भी पदार्थ हो, उस परमाणु में कौन कौन रहता है? परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम एक परमाणु लेते हैं यूरेनियम। होगा, ध्यान से देखेगा। कौन से परमाणु ले लिए? यूरेनियम का 92 होता है और 235 होता है। अब 92 क्या है? 92 क्या है? परमाणु क्रमांक। और 235 क्या है? द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। यह है परमाणु क्रमांक संख्या और यह है द्रव्यमान संख्या। अब ध्यान देंगे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान में अंतर। मतलब यह जो है परमाणु क्रमांक, यह प्रोटॉनों की संख्या है। प्रोटॉनों की संख्या है ना, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है ना, और यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है ना। अब सुनिए, परमाणु क्रमांक को ही प्रोटॉनों की संख्या भी कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कहा जाता है। लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों जोड़ करके होता है। इसमें न्यूट्रॉन है कि नहीं है? परमाणु द्रव्यमान में न्यूट्रॉन होता है ना, वो P प्लस N A होता है ना। A बराबर क्या होता है? P प्लस N, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कोई भी पदार्थ रेडियोधर्मी है, उसका कारण क्या है? उसका नाभिक भारी है, अधिक भारी। और भारी होने का कारण क्या है? उसमें न्यूट्रॉन की संख्या बहुत अधिक है। न्यूट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होगा तो उसका नाभिक क्या हो जाएगा? भारी। और वह परमाणु क्या कहलाएगा? रेडियोधर्मी। क्या कहलाएगा? रेडियोधर्मी। अब रेडियोधर्मी के तो हम लोग यहाँ से पता कर लिए, लेकिन फिर भी इसका एक और पहचान है कि कैसे समझेंगे कि कौन रेडियोधर्मी होगा, कौन रेडियोधर्मी होगा, उसको कैसे पहचानेंगे? इसका एक ट्रिक होता है, वो सूत्र होता है। हाँ, क्या बताए हैं? तो सक्रिय होने के लिए पहचान क्या था? N/P greater than 1.5। मतलब 1.5 से
n बटा p का मान n बटा p, n क्या है न्यूट्रॉन, p क्या है प्रोटॉन। तो n बटा p का मान 1.5 से अधिक होगा तो वह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ या रेडियो सक्रिय पदार्थ। अब ये कैसे पता चला, देखो यहाँ क्या है, इसमें क्या है, यह क्या है परमाणु द्रव्यमान, यह द्रव्यमान है, और यह क्या है प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगा 235 में से 92 को घटा लेंगे, अब 92 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 और 1, 143 क्या हुआ न्यूट्रॉन, 143 क्या हुआ न्यूट्रॉन। अब 143 न्यूट्रॉन है और 92 क्या है प्रोटॉन, तो 92 प्रोटॉन हुआ साफ करे वाला। प्रोटॉन की संख्या निकल करके कितना आया 143। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n बटा p को क्या कर सकते हैं 143 पर बटा के नीचे p प्रोटॉनों की संख्या 92 भाग करेंगे, भाग करने के बाद कितना आएगा 1.5 के से आगे हो जाएगा, तो 1.5 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ कहलाएगा कि नहीं, रेडियो धर्मी पदार्थ कहलाएगा कि नहीं। इसका एग्जाम्पल में रेडियो धर्मी के एग्जाम्पल में लिखे है यूरेनियम लिखे है कि नहीं लिखे है, यूरेनियम है ना। और इस यहाँ पर निकाला जाता है n बटा p बड़ा होना चाहिए किससे 1.5 से। यह पहचान है रेडियो धर्मी पदार्थ की पहचान। रेडियो धर्मी पदार्थ कौन से पदार्थ रेडियो धर्मी होगा उसकी पहचान कैसे होगी, n बटा p बड़ा होना चाहिए किससे 1.5 से, तो वह पदार्थ क्या कहलाएगा, रेडियो धर्मी पदार्थ कहलाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, अभी तक हम सब क्या पढ़े क्या देखे, रेडियो सक्रिय पदार्थ को देखे और रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाले 3 गो विकिरण के बारे में जाने। कौन कौन से था, गामा, अल्फा बीटा और गामा। और यह भी देख लिया कि अल्फा बीटा और गामा के बारे में क्या क्या देखे, मतलब इसकी खोज नहीं, अल्फा बीटा गामा की खोज नहीं देखे। रेडियो धर्मी पदार्थ की खोज किसने किया, हेनरी बेक्यूरेल। इसका मात्रक क्या है, उसके बाद देखे कि रेडियम की खोज किसने किया, यूरेनियम की खोज किसने किया, पोलोनियम की खोज किसने किया, थोरियम की खोज किसने किया। कंप्लीट रेडियो धर्मी पदार्थ को देखिए, अभी तक क्या देखे, रेडियो धर्मी पदार्थ। अब रेडियो धर्मी पदार्थ को किसने प्राप्त किया, हेनरी बेक्यूरेल। किसने प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया है ओहो अब देख लीजिए बाबा। हेनरी बेक्यूरेल ने एक प्रयोग किए, क्या किए, एक प्रयोग किए। एक प्रयोग में क्या किए कि एक वस्तु पर, एक बर्तन पर उन्होंने क्या किए, एक रेडियो धर्मी पदार्थ जैसे क्या चीज, रेडियम मान लीजिए, चाहे यूरेनियम मान लीजिए या थोरियम मान लीजिए, यहाँ पर क्या किए, एक कोई रेडियो धर्मी पदार्थ रख दिए, या क्या है रेडियो धर्मी पदार्थ। और इसको क्या किए, एक तरफ इधर से एक प्लेट और इधर से एक प्लेट रख दिए और ऊपर से भी एक प्लेट रख दिए। अब इस प्लेट को रखने के बाद दो तरफ से जो प्लेट रखे, इसमें एक तरफ की प्लेट था धनायन और दूसरे तरफ की प्लेट था ऋणायन। और इसलिए धनायन और ऋणायन रखे कि इस वस्तु से या जो पदार्थ है रेडियो धर्मी, इससे जो किरणें निकलती है, कौन कौन सी किरणें निकलती है, अल्फा बीटा और गामा, उसकी प्रकृति को जानने के लिए, या जो विकिरण निकलती है अल्फा बीटा और गामा, उसकी प्रकृति को जानने के लिए उन्होंने एक प्रयोग किए। और इस प्रयोग से क्या प्राप्त हुआ उन्हें कि इससे किरणें निकली, क्या वो किरण, 3 गो किरण। एक किरण निकल करके यहाँ से निकल करके इधर की तरफ चली गई, और एक किरण निकल करके इधर की तरफ चली गई, और एक किरण निकल गई जो ऊपर सीधे की सीधे ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ से उन्हें प्राप्त हुआ, हेनरी बेक्यूरेल ने यह जो प्रयोग किए, इस प्रयोग से प्राप्त हुआ कि जो किरणें यहाँ से निकल करके इस पदार्थ से, रेडियो धर्मी पदार्थ से निकल करके जो प्लस की तरफ आया, यानी कि धन आवेशित प्लेट की तरफ जो विकिरणें निकल करके आया, इसे उन्होंने समझे कि यह ऋण आवेशित विकिरण है। कौन आवेशित, ऋण आवेशित किरण है। कौन आवेशित, ऋण आवेशित किरण। इधर जो आया किरण निकल करके यह हो गया ऋण आवेशित विकिरण हो गया। और जो किरण निकल करके माइनस की तरफ गया था,
इस किरण के बारे में बताए कि यह धन आवेशित किरण है। और कैसी किरण होगा? धन आवेशित। अब बउआ कहेगा कि माइनस के तरफ गया तब विकिरण धन आवेशित, प्लस के तरफ गया तब विकिरण ऋण आवेशित। ऐसा कैसे हो गया? प्लस के तरफ गया तो ये न धन आवेशित होता ना। खुशबू कल आए थे नहीं, तो ध्यान से सुनो। माइनस से प्लस के तरफ निकल करके वही जाएगा जो माइनस वाला होगा। प्लस के तरफ कौन जाएगा? माइनस वाला। बउआ प्लस प्लस आपस में दोनों में आकर्षण होगा कि विकर्षण? विकर्षण होगा। प्लस प्लस में विकर्षण। आकर्षण कब होगा? जब प्लस और एक माइनस। इधर वाला प्लेट क्या किया? यह माइनस वाला प्लेट था, ऋण आवेशित प्लेट, और यह कौन से विकिरण को अपनी तरफ आकर्षित किया? धन आवेशित विकिरण को। कौन से किरण? और यह धन आवेशित जो प्लेट था, यह किस विकिरण को अपनी तरफ आकर्षित किया? ऋण आवेशित। धन आवेशित प्लेट की तरफ जाने वाले विकिरण ऋण आवेशित विकिरण, और इसका नाम क्या दिया गया? बीटा। क्या नाम दिया गया? बीटा। और ऋण आवेशित प्लेट की ओर आने वाले विकिरण धन आवेशित, और इसका नाम दिया गया क्या चीज? और ऊपर से जो प्लेट था, यह प्लेट न धन आवेशित था और न ही ऋण आवेशित। यह कोई आवेशित नहीं है, लेकिन एक विकिरण उसके तरफ भी चला गया, तो इसका नाम दिया गया गामा, और यह कहा गया कि इसके पास कोई आवेश नहीं। गामा विकिरण है, वह आवेशहीन है, इसके पास कोई आवेश नहीं है। तो यह प्रयोग से, हेनरी बेकुरल के यह प्रयोग से पता चला कि अल्फा विकिरण जो है वह धन आवेशित है, अब बीटा अल्फा है धन आवेशित और बीटा है ऋण आवेशित, और गामा विकिरण आवेशहीन है, उसके पास कोई आवेश नहीं है। यह प्रयोग किसने किया? हेनरी बेकुरल ने। और इस प्रयोग से उन्होंने अल्फा बीटा और गामा किरणों को प्राप्त किया, और अल्फा बीटा और गामा की कुछ विशेषताएं भी बताए। अब हम लोग को देखना है अल्फा बीटा और गामा की विशेषताएं। तो अल्फा बीटा और गामा की विशेषता में सबसे पहले विशेषता में देख रहे हैं क्या चीज? आवेश के बारे में। तो अल्फा जो होता है इसमें डबल पॉजिटिव होता है, मतलब 2 इकाई धन आवेश। किसमें? अल्फा में। और बीटा में 1 इकाई ऋण आवेश। बीटा में 1 इकाई ऋण आवेश, और गामा में कोई आवेश नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। तो एक विशेषताएं देख लिए क्या चीज? आवेश के बारे में कि अल्फा में आवेश होता है पॉजिटिव धन आवेश, और अभी कितना? डबल 2 इकाई धन आवेश। बीटा में होता है 1 इकाई ऋण आवेश, और गामा में कोई आवेश नहीं होता। तीनों के कंपेयर करके तीनों की विशेषताएं एक ही बार में देख लेते हैं। 2 इकाई धन आवेश होने के कारण इसकी जो आयनन क्षमता है वह सबसे अधिक होती है। आयनन क्षमता किसकी सबसे ज्यादा होगी? अल्फा की। बाबा आवेश है पॉजिटिव और उसमें भी डबल है, 2 इकाई धन आवेश, तो आयनन क्षमता किसके पास सबसे ज्यादा होगा? अल्फा के पास। बीटा के पास 1 इकाई। अच्छा, यह धन आवेशित है तो इसे हम लोग कहेंगे एनोड किरण। धन आवेशित को क्या कहा जाता है? एनोड। और ऋण आवेशित को कैथोड किरण। तो अल्फा किरण को हम लोग एनोड किरण के नाम से भी जानेंगे। अल्फा किरण को एनोड किरण के नाम से जानेंगे, बीटा किरण को कैथोड किरण के नाम से जानेंगे। अब सुनिए, इसको कोई किरण नहीं, ये गामा था गामा, ठीक। अब सुनिए, एक एनोड किरण है, अल्फा किरण को एनोड किरण कहेंगे। और इसका जो विचलन होगा, विचलन की दिशा क्या होगी? कैथोड की तरफ। अल्फा का विचलन किस दिशा में होगी? कैथोड की ओर। अच्छा, ये प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला किसके तरफ मुड़ेगा? माइनस वाला की तरफ। माइनस वाला कैथोड कहलाता है ना, तो ये अल्फा का विचलन किस दिशा में होता है? कैथोड की दिशा में। अच्छा, बीटा का विचलन एनोड की दिशा में। ये माइनस है ना, यह जब जाएगा, ये बाबा माइनस माइनस के तरफ जाएगा नहीं ना, माइनस किसके तरफ जाएगा? माइनस से जब निकलेगा कहीं से तो किसके तरफ मुड़ जाएगा? प्लस के तरफ। तो इसका विचलन होगा एनोड की तरफ।
कहेंगे कि बीटा किरणों का विचलन किधर होता है? एनोड की तरफ। अल्फा किरणों का विचलन होता है कैथोड की तरफ। आयनन क्षमता सबसे अधिक किसके पास होगी? अल्फा किरण के पास। क्लियर? अल्फा को एनोड किरण भी कहेंगे और बीटा किरण को कैथोड किरण कहेंगे। क्लियर? आयनन क्षमता किसके पास सबसे ज्यादा होगा? अल्फा के पास सर्वाधिक होगा। अल्फा के पास सर्वाधिक होगा और इसके पास लगभग में होगा। मध्यम मतलब कहा जाएगा औसतन। गामा के पास सबसे कम आयनन क्षमता किसके पास? गामा के पास सबसे कम आयनन क्षमता। गामा के पास सबसे अधिक आयनन क्षमता। औसतन किसके पास? बीटा के पास। वेग बोले तो वेदन क्षमता सबसे कम अल्फा की, सबसे कम तो कितना? प्रकाश के वेग के 1/10। प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग। सबसे कम बोले तो प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग। और इससे थोड़ा ज्यादा किसका? बीटा का। बीटा का वेदन क्षमता औसतन में इसको लिख सकते हैं, औसतन में लिख सकते हैं। और कितना? प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग। प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग इसका वेदन क्षमता है। किसका? बीटा किरणों का। और गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक वेग किस किरण की होती है? अल्फा बीटा गामा में गामा की। सबसे अधिक वेदन क्षमता किसके पास होगा? जो सबसे ज्यादा स्पीड में जाएगा वही ना सबसे ज्यादा किसी को ऊपर प्रभाव करेगा। और जो एकदम स्लो में जाएगा वो किसी को ज्यादा प्रभावित करेगा। तो वेदन क्षमता सबसे कम किसका? और अल्फा से अधिक बीटा का। सबसे ज्यादा गामा का। और कितना गामा का? 3 × 10 के पावर 8 के बराबर। मतलब प्रकाश के वेग के बराबर। किसके बराबर? प्रकाश के वेग के बराबर। और अल्फा का वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग। और बीटा का वेग होता है प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग। और सबसे ज्यादा यानी कि प्रकाश के वेग के बराबर वेग होता है गामा का। क्लियर? अब प्रकृति देखा जाए तो अल्फा की प्रकृति कैसा होता है? हीलियम की प्रकृति जैसा। अल्फा की प्रकृति हीलियम की प्रकृति के जैसा होता है। हीलियम जैसा व्यवहार करता है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, द्रव्यमान 4। तो इसका प्रकृति होता है हीलियम के प्रकृति जैसा। हीलियम के जैसा व्यवहार करता है कौन? अल्फा। और इसके बीटा की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के जैसा। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है ना, और बीटा ऋण आवेशित हुआ ना, तो इसकी प्रकृति किसके जैसा? इलेक्ट्रॉन की जैसा। अल्फा की प्रकृति बीटा की प्रकृति और गामा की प्रकृति कैसा हो जाएगा? अनुप्रस्थ यानी कि चुंबकीय तरंग की तरह। चुंबकीय तरंग या कह सकते हम लोग क्या? अनुप्रस्थ तरंग की तरह। अनुप्रस्थ तरंग की तरह। गामा की प्रकृति कैसी होगी? अनुप्रस्थ तरंग की तरह। अल्फा की प्रकृति कैसी होगी? हीलियम की तरह। बीटा की प्रकृति कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन की तरह। गामा की प्रकृति चुंबकीय तरंग की तरह कहेंगे, विद्युतीय तरंग की तरह कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग की तरह कहेंगे। विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा क्या हो जाएगी? बीटा पर। और गामा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में जब अल्फा किरण गुजरेगी इस क्षेत्र से तो क्या होगा? विक्षेपित होगा। क्या होगा? विक्षेपित होगा। क्यों विक्षेपित होगा? धन आवेशित है, इसका विक्षेपण होगा मतलब मुड़ेगा ना। किस तरफ? ऋण आवेशित की तरफ। तो विक्षेपित होगा कि सीधे जाएगा? अल्फा विकिरण यदि चुंबकीय क्षेत्र या विद्युतीय क्षेत्र से गुजरेगी तो क्या होगा? सीधे चलेगा? विक्षेपित होगा। अब बीटा किरण भी विक्षेपित होगा। बीटा किरण भी विक्षेपित होगा। कहाँ पर विक्षेपित होगा? कहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र में या विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित होगा।
कौन कौन? अल्फा किरण भी विक्षेपित होगा और गामा किरण विक्षेपित होगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसके पास कोई आवेश नहीं है। कोई आवेश है कि गामा किरण विद्युतीय क्षेत्र से गुजरे या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरे, वह सीधे चले जाएगी, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्फा और बीटा पर प्रभाव पड़ेगा, वह दोनों क्या हो जाएगा? विक्षेपित हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं क्या? फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा और बीटा क्या प्रभावित करेगा? प्रभावित करेगा। ये इसमें क्या हो जाएगा? प्रभावित करेगा। और यह भी प्रभावित करेगा, प्रभावित करेगा। और यह प्रभावित करेगा क्या? गामा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा, नहीं करेगा। कौन कौन करेगा? अल्फा और बीटा फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करेगा और गामा किरणें प्रभावित नहीं करेगा। तो हम लोग देख लिए एक ही साथ में तीनों की विशेषताएं। किसकी? अल्फा, बीटा और गामा की। अल्फा के बारे में क्या बताए? डबल पॉजिटिव यानी कि दो इकाई धनावेश। बीटा के पास एक इकाई ऋणावेश। गामा के पास कोई आवेश नहीं। तीनों की विशेषताएं, दो आवेश पॉजिटिव होने के कारण यानी कि धन आवेश होने के कारण इसकी आयनन क्षमता सबसे अधिक हो गई। किसकी? अल्फा की। अच्छा, इसका आयनन क्षमता औसतन है, मतलब इससे कम, इससे कम, इससे क्या हो गया? हाँ, इससे कम और इससे ज्यादा, मतलब बीच में औसतन कर सकते हैं। और इसका सबसे कम। अब देख रहे हैं आयनन क्षमता के बाद क्या चीज? वेदन क्षमता। तो वेदन क्षमता अल्फा का सबसे कम, बीटा का अल्फा से ज्यादा और गामा का अल्फा बीटा दोनों से ज्यादा। प्रकृति इसका व्यवहार कैसे, किसके जैसा व्यवहार करेगा? हीलियम के जैसा। बीटा इलेक्ट्रॉन के जैसा और गामा चुंबकीय तरंग यानी के जैसा व्यवहार करेगा। विद्युतीय या चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा भी विक्षेपित होगा, बीटा भी विक्षेपित होगा, गामा विक्षेपित नहीं होगा। फोटोग्राफिक के प्लेट को अल्फा भी प्रभावित करेगा, बीटा भी प्रभावित करेगा और गामा प्रभावित नहीं करेगा। इस तरह से हम लोग देख लिए अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें की विशेषताएं। अब अगला टॉपिक आप पढ़ेंगे।